खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है। पूर्व विधायक रामप्रसाद टमटा के निधन पर शोक प्रस्ताव आया। सीएम धामी ने कहा कि टमटा से सदन को बहुत कुछ सीखने को मिला। विपक्ष की तरफ से शोक प्रस्ताव पर बात रखी गई। विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा कि उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन में सरकार को अब तक कितना राजस्व की हानि हुई है, परिवहन निगम को लाभ में लाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रस्ताव किए, ये सवाल पूछे गए। परिवहन मंत्री की तरफ से सवाल पूछे गए और सबसे पहले यहां विपक्ष की तरफ से शोक प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद सवाल जवाब चले। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई भी शुरुआत से ही हंगामेदार रही, जहां विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही चारधाम यात्रा में अव्यवस्था का मुद्दा उठा लिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने यहां नियम 58 के तहत चर्चा की अनुमति दी। इसके अलावा विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि मंत्री सदन के भीतर पूरे होमवर्क के साथ नहीं आ रहे हैं। विधायकों की तरफ से पूछे जा रहे सवालों का मंत्री ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार के मंत्री किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आज विधानसभा सत्र के बजट सत्र का दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी हैं। कल कई मुद्दे प्रमुखता से सदन के भीतर आर्य जी ने उठाए थे। आज क्या विशेष रहने वाला है उस पर बातचीत करते हैं। आर्य जी, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्या आज विशेष? देखिए, कल का दिन सदन में जिस तरह का वातावरण देखने को मिला, हमारे माननीय मंत्री जी सवालों से बचते नजर आए, होमवर्क की कमी देखने को मिली और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, ज्वलंत प्रश्न थे और सरकार ने विवश होकर व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। आज भी हमारे प्रश्न हैं। नियम 310 के तहत हम चारधाम यात्रा पर जो सरकार की विफलता है उस पर हम पुरजोर तरीके से उस प्रश्न को उठाएंगे और कोशिश होगी, सरकार बेबस दिखाई देगी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे जी, यस, उसको लेकर आपने चारधाम यात्रा को लेकर पहले ही बहुत तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि सरकार व्यवस्था पर्याप्त कर पाई है तमाम चीज़ों को लेकर? अभी किस तरह की आपकी व्यवस्था लगनी चाहती? देखिए, सारे सवालों के जवाब आज कांग्रेस के माननीय विधायक सारे सवालों के जवाब सदन में पूछेंगे और निश्चित रूप से हम कोई मिथ्या आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई झूठ नहीं कह रहे हैं, सच सामने दिखाई देगा और हमारे पास सुस्पष्ट प्रमाण हैं कि हम सदन में हमारे माननीय विधायक चारधाम यात्रा को में जिस तरह सरकार फेल्योर रही है उसके बारे में बिंदुवार चर्चा करेंगे। मंत्री होमवर्क पे नहीं आ रहे हैं सर, पूरा इस तरह से कल देखने को मिला। आपने देखा है किस तरह का माहौल था, किस तरह से माननीय मंत्री जी विवश दिखाई दिए, जिस तरह से उन्होंने हताशा दिखाई दी, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये बड़ी विडंबना है, होमवर्क की कमी है या सरकार सवालों से बचना चाहती है। कई चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि धन की व्यवस्था होने पर लिखित रूप में हम प्रश्न का जवाब भेज देंगे। अगर ये मैं चाहता हूँ, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने प्रश्नों के जवाब लिखित रूप में भेजने हैं तो अतलांकित कर दें, सदन चलाने का क्या औचित्य है? धन्यवाद एबी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आपसे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जो आज पूरी तरह से आक्रामक सदन के भीतर नजर आएंगे। चारधाम यात्रा समेत कई अहम मुद्दे सदन के भीतर उठाए जाएंगे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्री सदन के भीतर आ रहे हैं लेकिन उनका होमवर्क जो है वो पूरा नहीं है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। इस बीच सदन में इलेक्ट्रिक वाहनों का मुद्दा भी उठा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की नीति पर सरकार विस्तार से कार्य कर रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा पूरा हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर गंभीर है सरकार। आज कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का मुद्दा भी रहा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास से सवाल पूछा गया इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विस्तार से कार्य कर रही है। और चलिए, ज्यादा जानकारी इस वक्त देंगे हमारे संवाददाता पंकज, देहरादून से जुड़ चुके हैं। पंकज,
जो सवाल आपने भी पूछे नेता प्रतिपक्ष से वो यही कि क्या होमवर्क की कमी नजर आ रही है। यहाँ मंत्रियों की जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। कौन से मुख्य सवाल शामिल रहे और किन के सही जवाब भी मिल पाए आज? अनु देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू से ही जब शुरू हुई थी तो उस वक्त चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की थी, लेकिन नियम 58 के तहत फिलहाल विपक्ष को चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं पर चर्चा की अनुमति मिल गई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि विपक्ष की और सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से जो भी सवाल लगाए गए थे उनमें मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। पुनर्गठन मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उन्होंने परिसंपत्ति को लेकर सवाल लगाया था कि राज्य में जो अभी तक राज्य गठन से लेकर अब तक जो परिसंपत्तियों का विवाद है उन पर कितना विवाद निपटा है, कितनी ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनका विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में मंत्री इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के 70 विभाग ऐसे हैं जिनकी 14 परिसंपत्तियों का जो मामला था वो लंबित था, जिसमें से 8 परिसंपत्तियों का मामला सुलझ गया है और 6 पर जी होना बाकी है। यानी कि 6 परिसंपत्तियां ऐसी हैं जिन पर अभी विवाद चल रहा है, उनको आगे बढ़ाया जाना है। परिवहन विभाग से भी कई मामले लगाए गए हैं। परिवहन विभाग में एक सवाल ये भी पूछा गया है कि अभी तक राज्य गठन से लेकर अब तक परिवहन विभाग में कितना नुकसान हुआ है, कितने घाटे में चल रहा है। तो इसमें सवाल के जवाब में ये जवाब मिला है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अब तक राज्य गठन से लेकर निगम को हुआ है, जिसमें अब इलेक्ट्रिक बसों को खरीदकर इस घाटे को प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जिस पर आज सदन के अंदर लगाए गए हैं। फिलहाल अभी सदन के भीतर सवालों का जवाब ही चल रहा है। कुछ देर पहले जो पूर्व विधायक थे टमटा उन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है, उन पर चर्चा की गई थी, शोक प्रस्ताव उन पर रखा गया था। सभी सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके पुनर्जीवन के बारे में चर्चा की है। और खास बात ये रही कि परिसंपत्तियों को लेकर मामला उठाया गया, परिवहन से मामला उठाया गया और अब जो सवाल चल रहे हैं वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के चल रहे हैं, जिसकी मंत्री रेखा आर्य हैं वो जवाब दे रही हैं। लेकिन पूरा जो अगर देखा जाए ओवरऑल कल से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो देखिए होमवर्क मंत्रियों का कंप्लीट नहीं है। जो सवाल होते हैं उन पर एक जवाब जो दिया जाना चाहिए, स्पष्ट जवाब होना चाहिए, वो जवाब नहीं मिलते, घुमा फिरा कर जवाब दिए जाते हैं। इससे विपक्ष असंतुष्ट है। उनका साफ कहना है कि मंत्रियों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। सदन जब चलता है तो सभी को पहले से ही इसकी कार्यसूची भेजी जाती है, सबको भेजा जाता है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और सवाल भी सबको दे दी जाते हैं। उसके बावजूद ही मंत्रियों का होमवर्क पूरा ना होना सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अनु आज रही हैं। आप देखते हैं कि जो आगे की इससे बाद की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि नियम 58 के तहत चारधाम यात्रा पर चर्चा को लेकर भी विस्तृत प्रस्ताव रखे गए हैं, उस पर चर्चा होनी है और उसके बाद बजट को लेकर भी चर्चा की जानी है। ठीक, पंकज आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और कई महत्वपूर्ण बातें इस वक्त आपने बताई हैं। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने पर हरीश रावत नाराज हैं। भराड़ीसैंण विधान भवन में धरना देने के लिए हरीश रावत पहुंचे और कहा कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो सत्र यहां क्यों नहीं कराया गया। इसी को लेकर अब धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। जहां भराड़ीसैंण विधान भवन में धरना देने के लिए हरीश रावत आज पहुंचे। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने पर हरीश रावत की ये नाराजगी है। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वे 15 तारीख को उपवास रखेंगे इस वजह से, क्योंकि यहाँ एक तरह से जनता के साथ धोखा है। गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, बावजूद इसके ये बजट सत्र गैरसैंण में क्यों नहीं कराया जा रहा है और इसी मुद्दे को उठाते हुए हरीश रावत की नाराजगी आज देखने को मिली है। भराड़ीसैंण विधान भवन में धरना देने के लिए हरीश रावत पहुंचे और इस बीच हरीश रावत पर भाजपा ने तंज भी कसा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास के द्वारा ये तंज कसा गया है। गैरसैंण में धरना देने हरीश रावत पहुंचे और इसी पर उन्होंने तंज कसा है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने हरीश रावत के इस मुद्दे को उठाए जाने को लेकर कि गैरसैंण में आकर सत्र क्यों नहीं आयोजित कराया गया, धरना दिया गया और इस पर अब ये तंज कसा गया है। आपको सुनवाते हैं क्या परिवहन मंत्री ने कहा। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुछ काम उनको भी देना चाहिए, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। गैरसैंण में पहले से ही विधानसभा भवन, रिसर्च सेंटर और मिनी सचिवालय, मंत्रियों के कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस सहित पहले ही बजट का प्रावधान पहले ही करेक्ट किया जा चुका है कि हर बजट में उसमें अलग से कोई प्रावधान हो ऐसा ज़रूर नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ेगी और धन की खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी तो अनुपूरक में आ जाएगा। अन्य संसाधनों से भी माननीय मुख्यमंत्री गैरसैंण के लिए बजट की व्यवस्था कर सकते। तो ये आपने परिवहन मंत्री को सुना और पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, यहाँ परिवहन मंत्री ने कहा है कि कुछ काम
कांग्रेस को भी दे दिया जाए, हरीश रावत को भी दे दिया जाए, तो क्या ये एक मौका दिया गया है विपक्ष को? और दूसरी बात, यहाँ क्या बजट एलोकेशन की मांग थी गैरसैंण के लिए, या फिर गैरसैंण में विधानसभा का ये सत्र कराए जाने की मांग थी? इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दें। अनु देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि सरकार ने जब 7 जून को सत्र आहूत करने की बात कही तो गैरसैंण में ही सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से चारधाम यात्रा हो या व्यवस्था पर्याप्त ना हो, उसके वजह से गैरसैंण का सत्र टाल दिया गया और फिर इसको देहरादून में ही किया गया। बजट का प्रावधान इसलिए वहाँ जरूर था क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम होने हैं अभी, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कई ऐसे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं या होने हैं जिन पर आगे विकास कार्य को गति देनी होगी। तो उसके लिए बजट इसलिए विपक्ष की मांग है कि सरकार यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित की है तो उसके लिए एक अलग से प्रावधान होना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो अगर तत्कालिक तौर पर भी अगर जरूरत पड़ जाती है या वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने हैं तो उसको आगे गति बढ़ाई जाए। तो इस तरह की मांग है। हालांकि देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, चुनावों से लेकर जब भी उत्तराखंड में चुनाव हुए तो गैरसैंण का जो मुद्दा रहा है जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा रहा है। शुरू से ही पर्वतीय राज्य की राजधानी गैरसैंण कराने की मांग चलती रही है और इसको चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सरकार में हो, दोनों ही पार्टियां लगातार ये मांग करती रही हैं कि गैरसैंण को लेकर एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। पिछली सरकार ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर बनाया था, लेकिन क्योंकि ये जो सत्र हुआ है ये गर्मी में ही हो रहा है और गर्मी का मतलब यही होता है कि ग्रीष्मकालीन का जो सत्र हो वो गैरसैंण में हो, सरकार अपनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। इस वजह से देखिए, ये व्यवस्था न होने की वजह से सत्र यहाँ हुआ है। इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज गैरसैंण में बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि इसके लिए व्यवस्था की जाए और गैरसैंण में ही सत्र आहूत किया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और रुड़की के रहने वाले 2 खिलाड़ियों को सम्मान मिला है। एक अच्छी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। दरअसल ब्राजील में हुए डीफ ओलंपिक में खिलाड़ियों ने परचम लहराया, जीत दर्ज की। अभिनव देशवाल है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। वहीं शौर्य सैनी ने राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता और इन दोनों ही खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ब्राजील में ये जीत हासिल की है डीफ ओलंपिक के खिलाड़ियों ने और इन दोनों अभिनव देशवाल और साथ ही शौर्य सैनी को सीएम धामी ने सम्मानित किया है। कोटद्वार में सोशल मीडिया पर कुछ युवकों का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक बाइकों पर सवार होकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वे चलती बाइक पर खड़े हो जाते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। इसमें पीछे चल रहे युवक ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वायरल वीडियो पर अब पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है। जा चुके हो तो याद रखना, लौट के भी मत आना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कुछ युवक बाइक पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोटद्वार की ये तस्वीरें हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कई लड़के जो है 3-4 बाइक्स में स्टंट करके ऊपर डांस करते, गाना बजाते करके दिखाई दे रहे थे। जिसपे फिर हमने बाइक्स वगैरह के नंबर लेके उन्हें ढूंढने की कोशिश करी है। अभी दबिश जारी है, वो लोग अभी भागे हुए हैं और बहुत जल्दी ही उन्हें हम पकड़ लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो स्टंट्स वगैरह जो सड़कों में कर रहे हैं इससे एक्सीडेंट, उनका खुद का भी नुकसान है और दूसरों का भी नुकसान है। तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। मेरी अपील भी है लोगों से कि इस तरह के कोई भी स्टंट और इस तरह की जो हरकतें हैं ये सड़क पे ना करें। बढ़ेंगे आगे। मॉनसून सीजन करीब आ रहा है और लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बने डेंजर जोन में अभी तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। मॉनसून सीजन करीब आने पर जहां दिक्कत बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक इन डेंजर जोन्स की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया है। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोपगढ़ में और साथ ही नरकोटा में हर साल भूस्खलन होने से यात्री परेशान रहते हैं। वहीं केदारनाथ हाईवे के भी कई जगहों पर भूस्खलन होने से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। उत्तराखंड के कई जिलों में 15, 16 और 17 जून को येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में भी 3 दिन तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। बारिश की खबर के बाद किसान खुश हैं, क्योंकि फसलों के लिए काफी समय से बारिश का इंतजार हो रहा था। उधर ज्यादा बारिश की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में जेसीबी तैनात करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। और अब खबर बद्रीनाथ धाम से, जहां तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा शुरू होने से अब तक बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच चुकी है। 8 मई से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। अब तक
7 लाख तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जहां इस बाबत व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने की भी प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। और बद्रीनाथ यात्रा पर 2 साल से जहां श्रद्धालु नहीं आ पाए थे और अब उन्हें मौका मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे लेकर बागेश्वर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सरयू नदी के तट पर योग अभ्यास करवाया जा रहा है ताकि योग दिवस के दिन सभी लोग पूरे तालमेल के साथ योग अभ्यास करें। योगाभ्यास में डीएम समेत जिले के तमाम अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इससे हमारा तन, हमारा मन, हमारा पूरा जीवन स्वस्थ रहता है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे समस्त शहरवासियों को, समस्त पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और पूरे विश्व को, सबको एक बार फिर पुनः यही कहूँगा कि सुबह 1 घंटा अपने लिए समय निकालें। अपना प्राणायाम है, आसन है, व्यायाम है इत्यादि 1 घंटा अगर हम देते हैं अपने जीवन को, योग को देते हैं, तो हमारे 23 घंटे अच्छे रहते हैं। उधर हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा ने योग के 8 कोण मुद्रा यानी अष्टवक्रासन का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भेजा जाएगा। प्रिया आहूजा पिछले 7 सालों से अष्टवक्रासन कर रही हैं, जो कि बहुत ही जटिल आसन है। धर्मनगरी हरिद्वार की डॉक्टर प्रिया आहूजा जिस आसन को कर रही हैं, वो योग की एक जटिल योग मुद्रा है, जिसे अष्टवक्रासन कहा जाता है। लेकिन प्रिया आहूजा ने ये योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 3 मिनट 29 सेकंड तक अष्टवक्रासन किया, जो एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसकी खुशी प्रिया ने विक्ट्री साइन बनाकर जताई। इस दौरान उनके साथ रिकॉर्ड को दर्ज करने वाली टीम भी मौजूद थी। ये अष्टावक्र आसन योगा पोज है, जिसको 8 एंगल पोज भी बोलते हैं, और इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होल्ड का रिकॉर्ड था 2 मिनट 6 सेकंड का, जो कि मैंने 3 मिनट 29 सेकंड से ब्रेक किया है। दरअसल अष्टवक्रासन एक जटिल योग मुद्रा है, जो एक साथ शरीर के कई अंगों पर काम करता है, जिससे वो अंग न सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि सही तरीके से फंक्शन भी कर पाते हैं। इस योग के लिए प्रिया ने 7 साल कड़ी मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो ये नया रिकॉर्ड बना सकी। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। नैनीताल स्थित कैची धाम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कैची धाम पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि इस साल 2 लाख लोग कैची धाम पहुंच सकते हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दो साल बाद कैची धाम का मेला दोबारा हो रहा है, तो श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से बहुत ज़्यादा है और सुबह से ही भारी भीड़ हो गई थी। इवन अगर कहा जाए तो रात्रि में ही मोटरसाइकिलों से लोगों ने आना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आपका शटल सेवा जो रोडवेज के माध्यम से थी वो प्रभावित हो रही थी। उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। उसमें टैक्सियों के माध्यम से आप शटल सेवा चलाई गई है। बाबा जी सभी को बुलाते हैं, उसमें हमारा करना न करना कोई मायने रखता नहीं है। कितना ही भी करते हैं तब भी पूर्ति नहीं होती, कितना ही पूर्ति होने के बावजूद भी ये नहीं लगता कि हमने बहुत किया। तो इसलिए यह है सब योग से बाबा जी वहन करेंगे, उनके द्वारा ही बुलाए जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ही सब भक्तगण वो कर निवेदन कर रहे हैं बाबा महाराज से। बाबा सबका कल्याण करें और उनकी सबकी रक्षा करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। उत्तराखंड में पेट्रोल की किल्लत की खबर के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जब से लोगों को पता चला है कि पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, तो वे अपने वाहनों के टैंक फुल कराना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड में पेट्रोल की किल्लत की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। जब ये खबर फैली है कि पेट्रोल का बहुत बड़ा संकट हो सकता है, पेट्रोल लेने वालों की भीड़ टूट ही नहीं रही है। रुड़की शहर की इन तस्वीरों को देखिए। दूसरे दिन भी हालात सुधरे नहीं। पेट्रोल पंप पर भीड़ रही और लोग अपने वाहनों की टैंक फुल कराते नजर आए। पेट्रोल की किल्लत को लेकर एबीपी गंगा ने अधिकारियों से बात की तो पता चला कि रुड़की क्षेत्र में इंडियन ऑयल के पंप कम है और बीपीसीएल और एचपीसीएल पंप की संख्या ज्यादा है। इन पंपों पर डिपो से सप्लाई कम हो रही है।
जिससे पेट्रोल की किल्लत हो रही है। पीछे से ही कुछ पेट्रोल की सप्लाई कम आ रही, कंपनियों के पास भी कम आ रही। कुछ ये बढ़ गया कि हर आदमी, जो व्यक्ति 100 रुपये का लेने वाला था वो भी 1000 का ले रहा है, 1500 का है, 2000 का ले रहा है, टंकी फुल करा रहा है। एक जो अफवाह फैला दी ना लोगों ने कि तेल नहीं मिलेगा, इतने दिन बंद रहेगा पंप, इतने दिन ये नहीं है, तो ये अनर्गल बातें हैं। एबीपी गंगा ने पहाड़ में भी पेट्रोल की किल्लत की खबरों का सच जानने की कोशिश की। टिहरी में एक पेट्रोल पंप संचालक से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल भी पर्याप्त मात्रा में, डीजल भी पर्याप्त मात्रा में। हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई कमी नहीं है, जो भी होगा हमारी तो डिमांड अभी आ रही है, गाड़ी एक भर के भी आ रही है और अपने पास पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल है। अब एबीपी गंगा ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में भी स्थिति का जायजा लिया। हल्द्वानी के पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य नजर आई। यहाँ पेट्रोल को लेकर मारामारी तो नजर नहीं आई, मगर पिछले कुछ रोज में ग्राहकों की संख्या दोगुनी जरूर हो गई है। पेट्रोल की किल्लत की बात को यहाँ भी खारिज कर दिया गया है। कई जगह ये भी खबर फैलाई गई कि तेल महंगा हो रहा है, मगर इसे अफवाह ही बताया जा रहा है। इसलिए आप भी ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। मतलब साफ है कि उत्तराखंड में अभी पेट्रोल की किल्लत जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए किसी को भी पेट्रोल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह, रुड़की से विनीत के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान हल्द्वानी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 149 ग्राम स्मैक बरामद की गई। ये दोनों युवक यूपी के रहने वाले हैं और रामपुर से स्मैक खरीद कर लाते थे। हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में इसे सप्लाई किया करते थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग का मसला कोई नया नहीं है। आबकारी अधिकारियों के नाक के नीचे ओवर रेटिंग हो रही है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब अधिकारी हरकत में आए हैं। डीएम का कहना है कि जहां कहीं पर भी ओवर रेटिंग की शिकायत होगी वहां सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो यहां तय दाम से ज्यादा पर शराब बेची जा रही है और इस शराब की ओवर रेटिंग का मसला एक बार फिर उठा है। केदारनाथ के तहत ये प्राविधान है कि 3 बार से ज़्यादा अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसका दुकान रद्द भी, उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं भी हम लोग को अपने दिमाग में हमने रखा हुआ है कि कंटिन्यूस वायलेशन अगर कोई करेगा उसका शॉप का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। बाकी जैसे आपने कहा, लगातार हमारा प्रयास है कि ओवर रेटिंग को हम लोग चेक करें। जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की ऑफिसर और उनकी टीम है वो लगातार छापेमारी अभियान में सुचारू रूप से काम कर रहा है और जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे। और ये जैसे आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत कभी कभार उत्पन्न हो जाता है, जो काफ़ी सीरियस रूप फिर बाद में ले लेता है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने समाधान निकालना शुरू किया है। प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दिया गया है। यहाँ पर यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्री को 10 रुपए लौटाए जा रहे हैं। साथ ही अगर यात्री बोतल को इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एकत्रित करने वाले को 10 रुपए इनाम भी दिया जा रहा है। यानी कि प्लास्टिक का कचरा यहाँ ना फैले, इसके लिए ये एक अच्छी पहल है और एक अलग तरीके से यात्री को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।